नमस्कार अमिता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी-मानी लेखिका और पत्रकार डॉक्टर अमिता नीरव जी। अमिता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम एक बड़े गंभीर मसले पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मामला बड़ा गंभीर है। गंभीर ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है सोशल मीडिया का, और न केवल आर्थिक लाभ के लिए दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि दूसरों को बेइज्जत करने के लिए, दूसरों को अपमानित करने के लिए भी हो रहा है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। एक लेखिका होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते हम इस सब मुद्दों पर बात करेंगे। पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपने पीएचडी की है सार्थ और कामू के विचारों के मुद्दे पे, तो क्या है वो पीएचडी, इस बारे में थोड़ा बताइए। ये एक तो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब अस्तित्व में आया। और अस्तित्ववाद जो है वो मेनली ये कहता है कि मेरे मतलब मेरे बारे में जो विचार है वो बाद में है, पहले मैं हूँ। और उस वक्त मतलब जो स्वतंत्रता सॉरी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो परिस्थितियां थी, जिसमें बहुत यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा निराशा में चला गया था, और उस वक्त तो यूरोप में पूरा बहुत बुद्धिवाद और विज्ञानवाद की बहुत ज्यादा बातचीत हुआ करती थी। तो ये एक तरह से उसके विरोध में खड़ा हुआ है, और वो सारी निगेटिव चीजें जो हैं, वो त्रास की बात करता है, वो ड्रेड की बात करता है, वो मृत्यु की बात करता है, वो इन सारी चीजों की बात करता है। फिर बाद में वो थोड़ा सा जो विचार है वो बाद में थोड़ा सा लड़खड़ा गया, क्योंकि कमिटमेंट जो है, सार्त्र जो है वो कमिटमेंट की तरफ चले गए, वो मार्क्सिस्ट हो गए। और कामू जो है वो शुरू उन्होंने मार्क्सवाद से किया, लेकिन बाद में वो ह्यूमैनिटेरियन हो गए। तो बाद में वो पूरा विचार जो है वो बाद में लड़खड़ा गया। मगर उस वक्त में, जिस वक्त ये विचार जो मतलब अस्तित्ववादी विचार था, वो उस वक्त पूरे यूरोप को और बाद में दुनिया के जो साहित्य है या कला है, उस सबको उस विचार ने बहुत प्रभावित किया। तो बेसिकली मैंने जो ये किया था, ये पॉलिटिकल साइंस के तहत किया था। लेकिन अस्तित्ववाद का जो विचार है वो साहित्य का भी विचार है, वो फिलोसफी का भी विचार है, वो पॉलिटिकल साइंस का भी विचार है, और वो अलग अलग एस्पेक्ट पर बात करता है। जी जी। और आपकी जो पौराणिक पात्र माधवी पर जो किताब आने वाली है, उपन्यास आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। माधवी मेरा आ गया है, मतलब जी। 6 तारीख को माधवी को मतलब परसों 4 महीने हो गए, ये मेरा नॉवेल है। जी। और ये दरअसल माधवी जो है वो महाभारत से पहले की कथा है, और एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसको इस्तेमाल किया गया सत्ता के द्वारा। मतलब ययाति जो है वो महाभारत का बड़ा मतलब बहुत जाना पहचाना पात्र है। ययाति के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ययाति की जो बेटी थी माधवी, उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और मतलब है मिथक वो, लेकिन एक कहानी, एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसको वरदान मिला हुआ था अक्षत यौवना होने का, और साथ में ये वरदान भी था उसको कि वो चक्रवर्ती पुत्रों की जो है वो माँ बनेगी। तो उस वरदान का जो उनको दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। मतलब एक ऋषि थे, एक मतलब विद्यार्थी थे वो, और वो विश्वामित्र के शिष्य थे। और वो मतलब वो जब अपने शिक्षा पूरी करके लौटना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरु के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि विश्वामित्र जो है उनके गुरु, वो जानते थे कि ये बहुत गरीब आदमी है और ये गुरु दक्षिणा नहीं दे सकेगा, लेकिन फिर भी उसने जिद की। तो उन्होंने गुस्से में उसको ऐसी गुरु दक्षिणा उससे मांग ली जिसको पूरा करना उसके बस की बात नहीं थी। तो वो उन्होंने मांगा कि आप मुझे 800 श्वेत कर्ण और श्याम वर्ण श्वेत कर्ण और श्याम वर्ण जो है वो घोड़े मुझे चाहिए। तो वो पूरे आर्यावर्त में घूमे, उनको वो घोड़े, मतलब उन्होंने कई राजाओं से संपर्क किया, लेकिन उनको वो घोड़े नहीं मिले। अंततः गालव के, मतलब जो गालव की बात बता रही हूँ मैं, तो गालव
कि जो दोस्त हैं गरुड़ उनको लेकर जाते हैं ययाति के पास, लेकिन दुर्भाग्य से ययाति के पास भी उस तरह के घोड़े नहीं होते थे। तो उन्होंने फिर ययाति ने उनको प्रस्ताव रखा कि मेरी जो बेटी है वो उसको ये वरदान मिला हुआ है, तो आप उसको ले जाइए और जिस भी राजा के पास घोड़े हो तो वो उनसे ले लीजिए। तो गालव माधवी को लेकर जाते हैं, लेकिन एक राजा होता है, उसको लगता है कि मेरे पास, उसके पास उतने घोड़े नहीं होते, तो वो कहता है मेरे पास 200 ही हैं, दूसरे के पास भी 200 ही हैं, तीसरे के पास भी 200 ही हैं। तो ऐसे करते करते 3 राजाओं के पास से गुजरते हुए, 3 बेटों को जन्म देते हुए माधवी को अंततः विश्वामित्र के पास इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अब और 200 घोड़े इस पूरे आर्यावर्त में किसी के पास नहीं है। और बाद में विश्वामित्र के पास ले जाते हैं तो विश्वामित्र कहते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी, माधवी को सीधे मेरे पास ले आते तो मैं तुम्हारे घोड़े जो है वो माफ कर देता। और फिर अंततः विश्वामित्र भी उससे बेटा चाहते हैं और विश्वामित्र का भी बेटा होता है, और फिर माधवी को गालव जो है वो ययाति को लौटा देते हैं। ये मतलब कहानी थी, मिथक जो है वो ये था। और उसके आधार पर, मतलब उसी मिथक पर मैंने कहानी लिखी, मतलब नॉवेल लिखा मेरा। और नॉवेल भले ही पौराणिक है, मगर उसमें जो उठाए गए सवाल हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो अभी भी प्रासंगिक है। और अपने, मतलब हर कृति जो है वो अपने युग का दस्तावेज होती है। तो माधवी के बहाने मैंने इस युग की बात भी की है उसमें। जो बात आपने माधवी के बहाने की है, यहाँ देखिए, यहाँ भी हालात वही हैं जो बुल्ली बाई के नाम पर जो तांडव मचा रहे हैं कुछ लोग। इसके पहले किसी और ऐप के नाम पर तांडव मचा रहे थे, कहीं हिंदू महिलाओं के नाम पर, कहीं मुस्लिम महिलाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, और झूठे झूठे सब कुछ झूठे बनाकर दस्तावेज पेश कर रहे हैं और लोगों में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, कुटिल बातें फैला रहे हैं, लोगों में प्रेम खत्म कर रहे हैं। माधवी की कहानी देखिए, जिसमें श्वेत और श्याम घोड़ों को लेकर, सैकड़ों की संख्या में घोड़ों को लेकर बात थी, यहाँ घोड़ों के बजाय पैसों की बात हो रही है। और फर्जी यहाँ है, वहां भी फर्जी है, दोनों ही जगह फर्जी काम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मानसिकता होगी इस तरह के ऐप बनाने में? जो लोग पकड़े गए सब 18 साल से कम के हैं। दुखद बात है, इसमें लड़की भी शामिल है, तो बड़ा दुखद है। आप इस पे क्या कहेंगी? तब की तुलना में क्या तत्कालीन समय में वो बुल्ली बाई थी, बुल्ली बाई का काम उन्होंने गुरु दक्षिणा में मांगा था बुल्ली बाई की तरह, और अब बुल्ली बाई इस तरह आ रही है? ये जो मतलब ये जो इस वक्त, देखिए उस वक्त जो बात थी वो इस दृष्टि से अलग थी कि उस वक्त मतलब एक तरह से स्त्री पुरुष और सत्ता का मसला था। लेकिन ये जो बुल्ली बाई वाला जो ऐप है, ये पूरा के पूरा प्रकरण जो है, इसकी कई सारी लेयर्स हैं। सबसे पहली जो इसका लेयर है, सबसे पहली जो परत है उसकी, वो ये है कि ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ षड्यंत्र है। मतलब जब इससे पहले सुल्ली डील हुआ था, और सुल्ली डील से भी पहले ईद के समय मुस्लिम महिलाओं के फोटो जो है वो मतलब उनकी इजाजत के बिना इस्तेमाल किए गए थे और उनकी ऑक्शन की गई थी। वो असंगठित तरीके से किया गया था। बाद में सुल्ली डील्स जो उन्होंने वेबसाइट शुरू की थी, और अब जो है वो बुल्ली बाई जो है वो उन्होंने ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो ये जो चीजें हैं, तीनों के तीनों ही जो मसले, तीनों के तीनों जो षड्यंत्र हुए हैं, जो कांड किए गए हैं, वो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ किए गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब सुल्ली डील वाला मसला हुआ था तब भी लोगों ने कहा था कि नहीं, ये महिलाओं के खिलाफ है। मेरा तब भी प्रोटेस्ट था इस बात पर कि ये महिलाओं के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। आप देखिए कि इसमें, अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये है कि वो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट, मतलब उन मुस्लिम महिलाओं को टारगेट बनाया गया है जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बहुत दमदारी से दावेदारी कर रही है। मतलब चाहे पत्रकार हो, चाहे आरजे हो, चाहे लेखक हो, चाहे आर्ट क्रिटिक हो, लेकिन वो सब महिलाएं जो, मतलब मुस्लिम महिलाएं जो मुखर हैं, और मुखर हैं प्लस वो लोग जो सरकार के खिलाफ भी है, मतलब जो व्यवस्था पर प्रश्न उठाती है। तो उन सारी महिलाओं को टारगेट बनाया गया। ये मुस्लिम महिलाओं का मसला है। दूसरी बात, ये महिलाओं का मसला है।
जो दूसरी लेयर है इसकी, ये है कि ये महिलाओं का मसला है। देखिए, मैं सोशल मीडिया पर 2009 से सक्रिय हूँ, और 2012 तक आते आते लगभग रोज ही पोस्ट डाला करती थी मैं। लेकिन 2014 के बाद मुझे अपने दोस्तों ने, कुछ शुभचिंतक हैं वो और कुछ रिश्तेदार हैं वो, उन सब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम कहानियां लिखती हो, तुम कहानियां लिखो, तुम्हें क्या जरूरत है पॉलिटिकल चीजों पर टिप्पणी करने की। तो ये जो मसला, जो सुल्ली ऐप और बुल्ली बाय वाला मसला है, ये मसला आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो मुस्लिमों को टारगेट किया गया, दूसरा उन महिलाओं को टारगेट किया गया जो सत्ता के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रख रही है। तो ये औरतों का भी मसला है। इसके दो और पहलू है। एक पहलू तो ये है कि देखिए, जो महिलाएं मुखर होकर कह रही है, मुस्लिम महिलाएं जो मुखर होकर कह रही हैं, अब एक दूसरी चीज उभर कर आई है जो खुद मुस्लिम समुदाय से कई लोग ये कहने लगे हैं। 2-3 दिनों से ये चीज वेव की तरह आ रही है कि मुस्लिम महिलाओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं होना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को उस अपने फोटो नहीं डालने चाहिए, मतलब उनको सोशल अकाउंट बंद कर देने चाहिए, सोशल मीडिया के जो अकाउंट है उनको बंद कर देने चाहिए। तो एक तरह से दोनों तरफ से उन महिलाओं पर दबाव पड़ रहा है। ठीक है, वो महिलाएं बड़ी मुखर हैं और बहुत साहसी महिलाएं हैं, लेकिन वो जो दूसरी मुस्लिम महिलाएं हैं जो उस तरह से साहस से अपनी बात नहीं कह पा रही हैं, उन पर भी ये दबाव पड़ रहा है कि आप सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दीजिए। मतलब जो दुनिया की तरफ खुलने वाली खिड़कियां हैं औरतों की, वो आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा मसला है। तीसरा मसला इसमें यह है कि समाज में बहुत संगठित तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। मतलब वो एक जो इसकी विक्टिम है, बुल्ली बाई मामले की जो विक्टिम है राणा सफवी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और बाद में जावेद अख्तर ने भी ये बात कही कि विक्टिम, मतलब राणा सफवी ने कहा कि मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं अपने आप को विक्टिम नहीं मानती हूं। दरअसल विक्टिम वो बच्चे हैं जो इस पूरे प्रकरण में आरोपी हैं। ये उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और ये बहुत पहले मैंने अपने फेसबुक पर, जो क्योंकि मैं लिखती हूँ तो फेसबुक पर मैंने ये बात कही थी कि ये जो वक्त है ये मुसलमानों के लिए उतना बुरा नहीं है, ये वक्त जो है वो हिंदुओं के लिए ज्यादा बुरा है। हिंदुओं के लिए इस दृष्टि से बुरा है कि आप अपने बच्चों को उस दिशा में ढकेल रहे हैं जो दिशा आप अपने बच्चों के लिए चाहते नहीं हो। मतलब जिस किस्म का नफरत आप समाज में फैला रहे हैं, वो जो बच्ची 18 साल की है, या जो बच्चे दो और पकड़े गए हैं जो 21 साल के हैं, दोनों 21 साल के लड़के हैं, वो प्रोफेशनल ये क्या भोपाल के पास में टेक्नोलॉजी कॉलेज है, उसका स्टूडेंट है। वो खैर अलग मसला है, एक ये और मसला है उसमें। लेकिन वो जो बच्चा है वो अचानक से उनके दिमाग में ऐसा क्या आता है कि वो इस तरह से ऑक्शन या नीलामी जैसी चीज, इतनी भद्दी चीज करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये चीज शुरू ही, मतलब वो यही चीज करना चाहते थे। जिस तरह से चीजें हमारे सराउंडिंग में चलती है, उन चीजों का परिणाम है वो जो बच्चे जो ऐप बना रहे हैं। मतलब मैं उनको इसलिए बच्चा कहूंगी क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि वो जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है, और उस परिणाम हो सकता है और वो कितना खराब है। मतलब आप अपने घरों में भी, आपके घरों में भी बहनें हैं, आपके घरों में भी माँ है, आप किसी और के लिए इस तरह से कैसे कर सकते हैं? तो मूल बात यह है कि दिमाग में जो जहर फैलाया है वो ज्यादा गंभीर बात है। वो बहुत ज्यादा गंभीर बात है। जो जहर समाज में फैलाया गया है उसी का परिणाम है ये सारी चीजें। मतलब आप देखिए, जब कोरोना के समय में अच्छे खासे पढ़े लिखे जो मित्र हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि हमने मुसलमानों से खरीदी करना बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि एक खबर चलकर आती है कि वो उस पर मतलब अपना थूक लगा रहा है फलों पर, और वो उस खबर की कोई पुष्टि नहीं होती है। लेकिन इस तरह का जो पूरा मीडिया जो है वो उन चीजों को चलाए चला जाता है, और वो हर घर में, मतलब अच्छा सिर्फ टीवी का मसला नहीं है, व्हाट्सएप का मसला है। व्हाट्सएप पर जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो जो नफरत है, वो नफरत अभी एक
आज ही मैंने एक कहानी खत्म की है। वो कहानी यूं है कि आप जो कुछ आपको मिलेगा आप वही चीजें दूसरों में बांटेंगे। तो आपको यदि नफरत मिल रही है तो आप नफरत ही बांटेंगे। तो ये जो जो उनको बताया जा रहा है वो उसका परिणाम है कि उन्होंने इस तरह की चीज की है। मतलब ये ऐप बनाया है, ठीक है, वो ऐप बंद कर दिया गया, उसको हटा लिया गया उस प्लेटफॉर्म से, लेकिन वो जो नफरत है उसके परिणाम स्वरूप ये चीज आई, मतलब ये चीज जो है हमारे सामने आई। मुझे लगता है कि सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि हम अपने समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। अगर वहां दूसरे किसी ऐप पर या अपना कार्यक्रम चल रहा है तो उसे बंद करना, ये आवाज गूंज रही है कहीं दूसरे ऐप पर या कहीं और पे खोल रखा क्या आपने, इसे बंद नहीं, कर। मैंने नहीं खोल रखा है। अच्छा, नहीं, मेरा कुछ भी खुला हुआ नहीं जी। ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि मुश्किलें बंद हो, लोग महिलाओं के प्रति सम्मान रखें। बात केवल मुस्लिम महिलाओं की नहीं, हम नारी जाति के सम्मान की। और हम लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम नारी की जहाँ पूजा होती है उस देश में ऐसा हो रहा है, तो ये और भी चिंता की बात है, शर्मनाक बात है। अब ये बताइए, आप इसे कितना मामला मानती हैं कानून व्यवस्था का, अपराध का, और कितना ये एक साजिश का हिस्सा मानती है इस पूरे प्रकरण को? सर ये है कि आप देखिए कि साजिश का हिस्सा तो इस तरह से है कि कम से कम 70% जो है वो साजिश है, और बचा हुआ 30% है वो कानून व्यवस्था का मसला है। इसलिए है कानून व्यवस्था का मसला कि जब सुल्ली डील वेबसाइट लॉन्च की गई थी उस वक्त यदि सरकार या पुलिस जो है वो उस वक्त सक्रिय होती और उसके जो आरोपी हैं जो पकड़े ही नहीं गए, जिनके बारे में कुछ नहीं पता है, उन पर यदि कार्रवाई करती सरकार, सक्रिय होकर पुलिस सक्रिय होकर करती, तो शायद वो डर जो है वो बच्चों में होता और ये बुल्ली बाई तक नहीं आते। मतलब खराब बात ये है कि इतना बड़ा मसला हो जाता है देश में, सोशल मीडिया पर बहुत लिखा जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस या कोई पुलिस इस मसले पर कोई कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस मसले पर भी, बुल्ली बाई वाले मसले पर भी सबसे पहले कार्रवाई की मुंबई पुलिस ने। और जब मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है और मुंबई पुलिस ने मतलब जो आरोपी हैं उनको पकड़ा है, उस एन वक्त पर दिल्ली पुलिस जो है वो सक्रिय हो जाती है और कहीं से एक बच्चे को लाकर खड़ा कर देती है कि ये मास्टरमाइंड है, और उसके साथ में ये भी कहती है कि इसका किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जो एक बयान जो दिल्ली पुलिस दे रही है कि इसका किसी संगठन से लेना देना नहीं है, ये दिल्ली पुलिस किस आधार पर दे रही है? और अभी तो मुंबई पुलिस जो है उस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, दिल्ली पुलिस उसमें बीच में आकर ये बात कह देती है और ये कह देते कि असम का बच्चा है, भोपाल में पढ़ता है, ये सारी चीजें आपने कह दी। अब वो उस बच्चे की लगा रहा, एक दिन भी क्लास अटेंड नहीं की उसने। हाँ, और कॉलेज में गए नहीं, केवल वर्चुअल क्लासेस अटेंड की है। कुछ बहुत सारी बातें इसमें उभर के आई हैं। क्या लगता है कि हमारी राजनीति इस तरह की चीजों को प्रेरित कर रही है करने के लिए? हमारी राजनीति जिस दिशा में जा रही है वहां हम इसी तरह के संस्कार देंगे अपने बच्चों को? ये बहुत खराब बात है, लेकिन करीब 2-3 साल पहले मैंने ये बात कही थी कि जो वैल्यू सिस्टम जो है वो सत्ता डिसाइड करती है। मतलब हमारा जो मूल्य जो है उसका प्रवाह जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। हाँ। और ये जो चीजें हो रही है, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप हर चीज में सत्ता की तरफ क्यों चली जाती हैं? क्योंकि हम अपने सामाजिक जीवन में देखते हैं कि हम वो करते हैं, हम उन लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जिन लोगों से हम प्रभावित होते हैं, जिनसे हम डरते हैं, जो हमारे बड़े हैं। तो ये जो चीज समाज में हो रही है, मतलब अभी कुछ दिनों पहले एक अपने दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपको ये नहीं लगता है हमारा समाज जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ, मतलब अतीत की तरफ मुंह करके और वहां पीछे की तरफ तेजी से दौड़ लगा रहा है? तो लोगों ने माना हाँ ये बात सही है। मतलब हमने रेशनल होना बंद कर दिया है, हमने साइंटिफिक अप्रोच जो है हमारी वो खत्म हो गई है। वो चीज जो है वो राजनीति से प्रेरित ही है, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, आपके सामाजिक ढांचे को राजनीतिक निर्णय जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं।
हम इसको चाहे किसी भी तरह से माने, ये जो चीज है वो ये सच है। मतलब कुछ वक्त पहले जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था कि जाति व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र में मजबूत होगी, तो मैं एकदम से चौंकी थी कि जाति व्यवस्था लोकतंत्र में कैसे मजबूत हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि जो सत्ता जो है वो यथास्थितिवादी है, वो बदलाव की तरफ नहीं जाती। तो ये जो चीज हो रही है, हम जो चीज है उसको सस्टेन करने की व्यवस्था जो है वो कोशिश कर रही है, उसको बेटरमेंट की तरफ कोई कोशिश नहीं चल रही है। तो ये जो चीजें चल रही है ये बिल्कुल सत्ता के द्वारा ही प्रायोजित है। ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सत्ता द्वारा प्रायोजित या उस तरह की भावनाएं भड़काए जाने के कारण इस तरह की गतिविधियां हो रही है। मैं आपकी शुरुआत की एक बात से थोड़ा डिफर करता हूं, असहमत हूं कि ये केवल मुस्लिम महिलाओं का मामला है। ये तो है, लेकिन महिला हमारे देश की महिला का मामला है, किसी भी देश की महिला हो, इवन पाकिस्तान की महिला हो या चीन की महिला हो, उसका भी अपमान अगर होगा तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राजनीति किस तरह इस मामले को रोक सकती है? अभी हमारे पास बहुत से लोग जुड़े हैं, उसमें से एक दर्शक ने हमसे सवाल किया है कि 2 दिन पहले एक मशहूर हेयर डिजाइनर ही बोलते हैं नाइयों को आजकल, तो उन्होंने एक महिला के सिर पर थूक दिया और कहा कि इस थूक में बड़ी जान है। फिर आज उन्होंने माफी मांग ली, कहते हुए कि कुछ लोगों को अगर दुख हुआ तो पर बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था मेरा और बोरियत कम करने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ता है। इस तरह की सफाइयां उन्होंने दी है। हमारे दर्शक हर मुद्दे को, या हमारे देश के लोग हर मुद्दे को जाति के चश्मे से भी देखना नहीं भूलते। वे देखते हैं कि अपराध करने वाला किस जाति का है, और ये बात क्यों आ जाती है हमारे मन में, हम अपराधी की जाति या धर्म क्यों देखने लगते हैं? नहीं सर, ये मसला तो आप बताइए। इतने सारे जो मतलब जो प्रोफाइल बनाए गए हैं, जो महिलाओं के फोटो डाले गए हैं, उसमें कोई मुस्लिमों के अलावा कोई महिला है क्या? नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि आप देखिए, शाहीन बाग का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तब शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में भी जिस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था, जिस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा था, वो सब मुस्लिम महिला है। और अभी तो सबसे खराब बात यह है कि ये जो बुल्ली बाय ऐप है, उसमें 16 साल की टीनेजर लड़की से लेकर नजीब की मां तक के प्रोफाइल इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये तो सबसे पहली जो मतलब सबसे प्राथमिक तौर पर ये जो मसला है, ये मुस्लिम महिलाओं का ही है। और आप 2014 से आज तक देख लीजिए, मुस्लिमों को हर जगह टारगेट किया जा रहा है। जब लिंचिंग की बात होती है तो मुसलमान मरते हैं, गलती से हिंदू मर जाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि गाय लेकर जा रहा है तो ये मुसलमान होगा, तो गलती से हिंदू मर जाते हैं। मगर लिंचिंग होती है तो मुसलमानों की हो रही है। तो ये जो बुल्लीबाई मसला है, ये मूलतः मुस्लिम महिलाओं का ही मसला है। लेकिन क्योंकि जो जो इस वक्त की जो रिजीम है, उसकी जो टेंडेंसी है वो ये है कि जो भी विरोध में है, जो भी विरोध कर रहा है सरकार का, जो भी सरकार से असहमत है, जो भी व्यवस्था से असहमत है, उसको टारगेट किया जाए। आज ही जो पोस्ट लिखी है मैंने, वो लिखी है कि आप देखिए कि भीमा कोरेगांव मसले में वामपंथियों को उन्होंने किस किस आरोप में बंदी बनाया है। उस आरोप में उन्होंने गिरफ्तार किया है कि वो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे थे, जिसको वो आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। तो जो भी सरकार के खिलाफ है वो उसको सरकार टारगेट करती है, ये तो एक बात है ही। लेकिन ये जो मसले हैं, दोनों तीनों मसले हैं, इसमें मुस्लिम महिलाएं ही टारगेट हुई है। और जैसे होता है ना कि कुछ लोग मतलब ये कहते हैं कि दरअसल महिलाएं दलितों में भी दलित हैं, तो महिलाएं मुस्लिमों भी मुस्लिम है। मतलब आप देखिए कि मुस्लिम महिला पर दो तरफा दबाव है। एक तरफ तो ये जो ऐप बनाए गए हैं वो दबाव है, और दूसरी तरफ खुद मुस्लिम समुदाय का दबाव है कि आप अपनी मुखरता छोड़ दीजिए, आप बोलना छोड़ दीजिए, और आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो उनको मतलब डीएक्टिवेट कर दीजिए या उनको डिलीट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम अच्छा, एक और चीज है कि जब आप पर ज्यादा दबाव होता है
तब आप ज्यादा मुखर होते हैं। मुस्लिम महिलाएं ज्यादा सप्रेस हो रही हैं तो वो ज्यादा मुखरता से अपनी बात कह रही हैं। तो वो जो चीज है उसको दबाने के लिए ये चीजें हो रही है। जब मुस्लिम महिलाएं कहना शुरू करती है तब आप देखिए कि वो इतनी तीखी तीखी चीजें आपके सामने रखेंगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब हिंदू महिलाएं उस तरह से अपनी बात नहीं रख पाती है जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं अपनी बात रख रही हैं। कम रख रही हैं लेकिन बहुत दमदारी से रख रही है वो। तो इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है कि आप अपनी बात सरकार का विरोध या व्यवस्था का विरोध या सामाजिक बुराइयों का विरोध दोनों तरफ से यदि आप कर रही हैं तो ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। तो ये मसला है तो मुस्लिम महिलाओं का। महीनों से ये ऐप चल रहा था। उसके पहले एक ऐप आया था जिसमें हिंदू महिलाओं को निशाना बनाकर इसी तरह की शैली में काम किया गया था और लगातार ऐसी कोशिशें हो रही। तो मुझे लगता है कि महिला होना ज्यादा गंभीर मामला हो गया। और अगर दिल्ली की महिला पत्रकार शिकायत नहीं करती, पहल आगे जाकर शिकायत नहीं करती तो मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं सरकार में, सेना में लेफ्टिनेंट जनरल तक हैं, लेकिन उस किसी तरफ से दबे मुंह भी दबे पांव भी न खुलकर विरोध हो रहा है न अंदर ही अंदर विरोध हो रहा है। लोगों ने उसे एकदम भुला दिया गया है और दूसरी बातों पर लोग अपनी शक्ति जाया कर रहे हैं जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए। अमिता जी, बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हैं, बहुत से लब्ध प्रतिष्ठित लोग भी जुड़े हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम उनसे उनके सवाल लेना शुरू कर दें। जरूर। हमारे साथ दीपक नजर जी जुड़े हैं, उनका शुक्रिया। महिमा श्रीदेवी जी नमस्कार कह रही हैं। सब लोगों का नमस्कार जो हमसे जुड़े हैं। निर्मला भुराड़िया जी हमसे जुड़ी हैं, रीत जैन जी जुड़े हैं, दीपक विभाकर नाइक जी जुड़े हैं, गिरीश मालवी जी जुड़े हैं, कारूलाल जमला कारुणे जी जुड़े हैं, अपूर्व भारद्वाज कह रहे हैं कि हमारा भी इंटरव्यू लो, जरूर ले लेंगे भाई साहब। डॉक्टर दीपक राय कह रहे हैं कि अद्भुत इंटरव्यू है। राजेश नीरव जी कह रहे हैं कि माधवी की पीड़ा आधुनिक युग में भी प्रासंगिक लगती है। आप मुस्कुरा रही है लेकिन बोल दीजिए, कुछ यहाँ भी बोल दीजिए, शायद और जगह मौका न मिले। नहीं, ये बात सही है कि इतने सालों में भी स्त्री जो है वो उस तरह से उसकी जो परिस्थितियां हैं उस तरह से नहीं बदली है। परिस्थिति मतलब प्रश्न दूसरे हो गए हैं, प्रताड़ना का तरीका दूसरा हो गया है, लेकिन चीजें उस तरह से नहीं बदली है। लक्ष्मीकांत पंडित जी हमसे पूछ रहे हैं कि स्त्री की खरीद फरोख्त की रीति नीति क्या वैदिक काल से है? मैं इस मामले में कोई बात नहीं कह सकती क्योंकि मैं आधिकारिक नहीं हूं, मैंने वेद नहीं पढ़े हैं, मुझे उस बारे में विशेष जानकारी नहीं है। जी। अपूर्व भारद्वाज का कहना है कि स्मृति ईरानी समेत सभी सत्ता से जुड़ी नारीवादी नेत्रियां कोई बयान क्यों नहीं दे रही हैं? नारियों के मुद्दे के बीच यह सेलेक्टिव राजनीति नहीं दिखती है आपको? सिलेक्टिव है, मतलब हाँ। जिन चीजों पर बात करनी चाहिए। देखिए जो 2 दिन पहले या शायद आज ही एक पोस्ट डाली है मैंने कि आप किसी भी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन यदि आपने महिलाओं के मुद्दे को अलग कर दिया है तो आप किसी भी लड़ाई में नहीं जीत पाएंगे क्योंकि महिलाएं उस लड़ाई का आधा हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि महिलाओं के मसले पर जाति है, धर्म है, विचारधाराएं हैं। स्मृति ईरानी जो हैं वो बाकी किसी भी मुद्दे पर बड़े मुखर होकर हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, टीवी में जाती है, शो करती है, लेकिन इन मसलों पर वो नहीं कहेंगी। जो मैंने आपसे पहले बिल्कुल शुरू में बात जो कही थी कि ये मुस्लिम महिलाओं का मसला है, यदि हिंदू महिलाओं का मसला होता तो अभी तक पता नहीं क्या हो जाता। हबीब वाला जो प्रकरण है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन हबीब वाले मसले में निश्चित तौर पर वो जो महिला है वो मुस्लिम महिला नहीं होंगी क्योंकि जिस तरह से उस पर रिएक्शन आ रहे हैं वो रिएक्शन ये बता रहे हैं कि वो हबीब है क्योंकि नहीं, मुस्लिम नहीं है।
हाँ वही कह रही हूँ, क्योंकि वो हबीब है, और क्योंकि जो महिला है जिसका हेयर कट चल रहा होगा या जो तो भी चल ये रहा होगा। बताइए, अगर आप हबीब हो या कबीब हो, आप सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो, आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप किसी के सिर पर, किसके बालों में थूक के उसके बाल की सज्जा करें? यह अधिकार नहीं, किसने दिया आपको? वो क्या चूंकि देखिए, वो मुस्लिम है, ये बात ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति उसे ये करने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। नहीं सर देखिए, और बात ये एफआईआर भी दर्ज की गई है, महिला आयोग ने भी उसका संज्ञान लिया है और आज उसने माफी भी मांगी है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई? उसकी ओर से शिकायत, उसकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है, और उस महिला ने कहा कि मैं भविष्य में मोहल्ले के नाई से बाल कटवा लूंगी, पर जावेद हबीब की दुकान पे नहीं जाऊंगी। यह ठीक उसने है, एक वीडियो। जी। मैं उस पूरे मसले में नहीं जाना चाहती हूँ कि हबीब ने जो किया वो ठीक किया गलत किया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हबीब यदि करते हैं, और विक्टिम जो है, यदि विक्टिम है तो विक्टिम इन द कोर्ट, कि यदि विक्टिम है महिला और वो मुस्लिम महिला नहीं है, तो देखिए आप किस तरह की सरगर्मी है, सोशल मीडिया कह रहा है, हमारे यहाँ आकाश विजयवर्गीय जो है उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन बुल्ली बाई के मसले में एक भी एक भी व्यक्ति जो है वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। वो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री का स्टेटमेंट तब आया जब मुंबई पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। तो ये मैं कैसे मानूं कि ये मुस्लिम महिलाओं का मसला नहीं है? डॉक्टर राजेश मानव कह रहे हैं कि कहिए, पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, केवल मुस्लिम महिलाओं को नहीं। जो आपने कहा है, मुखर जो महिलाएं हैं, टेलीविजन में काम करती हैं, मीडिया में काम करती हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्हीं के बारे में बात की कही गई है। महिमा श्रीदेवी शुक्ला जी कह रही हैं कि तांडव मचा रहे थे। ये तो ठीक नहीं डॉक्टर साहब आपका कहना। आखिर ये डील्स तो चरित्र हनन की बात है, तो बात हो ना मुस्लिम महिला पर, कल अगर हिंदू महिलाओं का पर हो तो इसे महिलाओं के प्रति खराब छवि करने का माना जाए। क्या कहना चाहती हैं? मैं स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, कोई और मुद्दा भी होगा। हाँ, सो इसे महिला को दबाने का मामला माना जाए, ये कह रही महिमा जी। महिलाओं को दबाने का मामला तो खैर है ही, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को खासतौर पर दबाने का मामला है ये, क्योंकि सारी टारगेटेड महिला मुस्लिम है। आपने जो बात कही कि हिंदू महिलाओं के लिए भी एक ऐप बना था, वो उसके बारे में मैंने सिर्फ एक जगह पढ़ा, और उसके बाद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया होता तो आप देखिए कि पूरे अखबार, पूरा सोशल मीडिया, पूरा टीवी मीडिया सारे सक्रिय हो जाते। लेकिन चूंकि मुस्लिम महिलाओं का मसला है, इसलिए कोई उस पर राय नहीं दे रहा है, कोई उस पर कार्यक्रम नहीं कर रहा है, कोई उस पर विरोध नहीं जाहिर कर रहा है। आपकी बात सही है, मुस्लिम महिला है, लेकिन किसी भी महिला, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी देश की हो, मैं तो इसके आगे बढ़ के कह रहा हूं, ये निंदनीय है, निंदा होनी चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी, मतलब आप तो सिर्फ महिला के लिए कह रहे हैं, मैं तो हर एक व्यक्ति के लिए कह रही हूँ। हर एक व्यक्ति की गरिमा जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मगर हाँ। ये जो मसला है, सुल्ली है और बुल्ली बाई वाला मसला है, वो मसला विशुद्ध रूप से मुस्लिम महिलाओं का मसला है। नवीन जोशी जी सवाल कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या एक संप्रदाय विशेष को बदनाम करने के लिए एक वर्ग ही इस तरह के कार्य कर रहा है? ये एक ये एक वर्ग नहीं काम कर रहा है, ये पूरी दुनिया काम कर रही है। मतलब मैं एक नॉवेल पर काम कर रही हूँ। वो नॉवेल जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन को बेस बनाकर मैं लिख रही हूँ उसको, और उस सिलसिले में मैं जो रिसर्च कर रही हूँ, उस रिसर्च में जो चीजें सामने आ रही है वो चीजें आपको चौंकाने वाली है। मतलब किस तरह से एक खास समुदाय को पूरी दुनिया में टारगेट किया जा रहा है, और उसके लिए एक शब्द गढ़ा गया है बाकायदा, और उस पर एक विचारधारा पूरी काम कर रही है इस्लामोफोबिया के नाम से, और पूरी दुनिया में ये चीज काम कर रही है। आप देखिए कि ट्रंप इसलिए जीत जाते हैं, आप देखिए कि हमारे यहाँ इसलिए जीत जाते हार हैं। भी मतलब जाते हैं ट्रंप हार भी जाते हैं फिर इन्हीं कर्मों के कारण।
दूसरी बार हारते हैं, वो पहली बार हार जीत भी गए। जाते हैं। हाँ, पहली बार जीत गए, अगली बार हार गए। जीत जाते हैं वो। हम्म। और अभी आप देखिए कि जो हरिद्वार में हुआ है या रायपुर में जो हुआ है, वो कल परसों जो मैं वीडियो देख रही थी उसका, वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि इस देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बने। कहाँ मुस्लिम प्रधानमंत्री की बात आ रही है? कौन है इस दौड़ में? तो जो एक वर्ग जो है वो, ये जो संप्रदाय खास है, ये पूरी दुनिया में टारगेट किया जा रहा है। हमारा देश उसमें नया नहीं है। हमारा देश नया इसलिए है कि हमारे यहाँ रिजीम बदली है। हम जो है वो एक्सट्रीम, जो दक्षिण पंथी जो है वो, राइटिस्ट जो है वो, एक्सट्रीम राइटिस्ट जो है वो होते चले जा रहे हैं। आपने बड़े गंभीर मोड़ पर इस चर्चा को लाकर खड़ा कर दिया है, और सवाल हमारे पास आते जा रहे हैं। मैं अपनी कुछ बात कहूँ उसके पहले, डॉक्टर देवेंद्र बघेल कह रहे हैं कि सोशल साइट पर फोटो अपलोड करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कोई भी फोटो स्क्रीनशॉट ले सकता है और सेव कर सकता है। तो खैर, ये बात तो बिल्कुल सही उन्होंने कही। रिजवान खान कह रहे हैं उन्होंने तो तब भी नहीं दिया था जब बीजेपी में महिलाएं देह देकर आगे। वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, वरना हमें आपको रोकना पड़ेगा किसी और तरीके से। माहौल में नफरत घुली है, या तो किसी प्रभाव में कर बैठे, या फिर कुछ बड़ा करने की गलत आकांक्षा पाल बैठे, ऐसा लग रहा है। वो लड़कों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में कह रही हैं, शायद कह रहे हैं। लक्ष्मीकांत पंडित कह रहे हैं अमिता जी, वीडियो कल वाला पुराना हो गया। कल से एक नया वीडियो चल रहा है जिसमें एक प्रसिद्ध आदमी स्त्री के माथे पर थूक कर के सुंदरता के गुण सिखा रहा है। हम इस पर बात कर चुके हैं, तो हम क्यों अपना समय इस पर लगाएं अभी। आपको विशेष साधुवाद दे रहे हैं। अब लक्ष्मीकांत जी का अगला सवाल, स्त्री के शोषण की कहानी कहां से शुरू हुई समाज में, सत्ता में, या ये ईश्वरीय वरदान है? इस पर मैंने एक लंबा लेख लिखा था, हम्म। लेक्चर दिया था मैंने, और वो बहुत लंबी बात है। वो इतनी जल्दी आपको बहुत समाप्त नहीं कर सकती हूँ। मूल बात ये है कि विज्ञान ये कहता है कि स्त्री और पुरुष जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ एक चीजें जो स्त्री को प्रकृति से मिली हुई है, उसकी वजह से उसकी जो क्षमता है उसमें कमी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि उसके माँ बनने की क्षमता जो है वो उसके ओवरऑल विकास में बाधा बनती है, युद्धों के दौर में जो है महिलाओं को प्रजनन के लिए लगातार प्रजनन के लिए जो है वो व्यस्त रखा गया है, और उस दौरान वो अपना विकास नहीं कर पाई है। तो सत्ता जो है वो पुरुषों के हाथ में चली गई, और उसके बाद जिस तरह से शोषण शुरू हुआ, ईश्वरीय वरदान कुछ नहीं है। स्त्री के शोषण की कहानी सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है। हमारा देश अकेला नहीं है। यूरोप में भी स्त्रियों ने अपनी लड़ाई लड़ी। फेमिनिज्म जैसी चीज जो है वो यूरोप से ही आई है। तो ऐसा नहीं है कि ये ईश्वरीय वरदान से है या ईश्वरीय श्राप है, अभिशाप है। ये सब कुछ व्यवस्था का बनाया हुआ ही है। बात बहुत लंबी है, यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो मेरी वॉल पर मिल जाएगा आपको। जी। कारूलाल जमला कारुण्य जी पूछ रहे हैं, आदरणीय अमिता नीरव जी, उपेक्षित नारी पात्रों जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की लिखित साकेत की उर्मिला के समक्ष नारी विमर्श के संदर्भ में आप माधवी के रचना कर्म को कहाँ और किस मायने में देखती हैं? देखिए, उर्मिला से ज्यादा बड़ा संघर्ष जो है वो माधवी ने किया है। उर्मिला से ज्यादा प्रताड़ना, उर्मिला से ज्यादा त्रास जो है वो माधवी ने झेला है। तो उर्मिला का त्रास ये था कि उनके पति जो है वो उनको छोड़कर चले गए, और 14 साल वो मतलब अयोध्या में रही। लेकिन माधवी ने जो है वो एक तरह से, आप कह लीजिए कि माधवी ने अपनी जो मन और देह दोनों के साथ समझौते किए हैं, तो वो दोनों अलग अलग हैं इस मायने में। अदरवाइज महिलाओं के संघर्ष जो है, हर महिला का संघर्ष अपनी तरह से अलग है। हर महिला को मतलब जब जब महिला होती है तो छोटे बड़े हर स्तर पर उसको अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। मतलब आपको यदि घर में नहीं लड़ना पड़ता है तो आपको वर्क प्लेस पे लड़ना पड़ता है। आपको वो छोटी सी बात है कि मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि आप देखिए कि इन दिनों हमारे इर्द गिर्द
महिलाएं जो है वो पढ़ने में, करियर में जो है वो, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देती हैं तो महिलाएं, लड़कियां जो है वो पूरी ताकत से एग्जाम देती हैं और वो ज्यादा संख्या में सफल होकर आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के जो है वो पढ़ने में कम होशियार हैं या महिलाएं पढ़ने में ज्यादा होशियार है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि महिलाओं के पास अवसर कम है, यदि वो अपनी क्षमता दर्ज नहीं करवाएंगी तो हो सकता है 2 साल बाद उनकी शादी कर दी जाए और उनको उस दौड़ से बाहर कर दिया जाए। तो महिलाएं जिस दमदारी से अपने काम करें, आप वर्क प्लेस में देखिए, आपको महिला होने के नाते आपको सिद्ध होने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, पुरुषों को सिद्ध होने के लिए उतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती है। पुरुषों को महिलाओं तो को डबल पुरुषों को डबल मेहनत करनी पड़ती है, घर के फ्रंट पे भी और दुकान के फ्रंट पे भी। मैडम, ऐसा इतनी तोहमत मत लगाइए पुरुषों पर, बहुत जिम्मेदारियां बेचारों पर। सर, जिम्मेदारी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिद्ध होने की बात कर रही हूँ। हाँ, मतलब को अपनी काबिलियत को सिद्ध करना पड़ता है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उनको स्वीकार किया जाता है। अब कॉलेज हमारे कॉलेज में विद्यार्थी कहते थे कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमारी जो सहपाठी हैं कन्याएं, उनके मुस्कुराहट पे ही नंबर मिल जाते हैं। ऐसा भी था। खैर, हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ, अन्यथा न लें। अपूर्व भारद्वाज का कहना है कि आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये सवाल किया था कि स्मृति ईरानी समेत सभी सत्ता से जुड़ी नारीवादी नेत्रियां कोई बयान क्यों नहीं दे रही है। भाई, अब नारीवादी नेत्रियां बयान नहीं दे रही, हम इस बारे में क्या कह सकते हैं? तो वही बताएंगे कि वो जवाब बयान क्यों नहीं दे रही। नहीं, उनके पहली बात तो ये कि स्मृति ईरानी नारीवादी नहीं है। स्मृति ईरानी को नारीवाद का नाम भी समझ में नहीं आता है, पहली चीज। हम्म, दूसरी चीज ये है कि क्योंकि वो नारीवादी नहीं है, इसलिए स्त्री के मुद्दों पर वो कभी मुखरता से नहीं कहेंगी। हो सकता है कल हबीब वाले मसले पर उनका कोई स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन गुल्ली बाई और सुल्ली वाले मसले पर वो कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगी, क्योंकि वो उनकी अपनी सरकार के खिलाफ जाएगा। उनकी अपनी जो वैल्यू सिस्टम है वो उसके खिलाफ है। सवाल को व्यापक रूप में लेना चाहिए हमें। स्मृति ईरानी समेत सभी सत्ता से जुड़ी नारीवादी नेत्रियां, उन्होंने स्मृति ईरानी को आगे रखा है कि और भी नेत्रियां हैं हमारे देश में। सर, कौन नारीवादी है? नारीवादी होकर राइटिस्ट हुआ जा सकता है क्या? मेरा पहला सवाल तो यही है। हम्म, यदि आप फेमिनिस्ट हैं तो फिर आप राइटिस्ट कैसे हो सकते हैं? ये बात आपकी। नवीन जोशी जी ने कहा कि क्या एक संप्रदाय विशेष को बदनाम करने की साजिश की तरह ये कार्य हो रहा है। एक सवाल फिर हमारे पास आ रहे हैं। एक वीडियो को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं। रिजवान खान धन्यवाद कह रहे हैं, और लक्ष्मीकांत पंडित जी कह चुके हैं कि स्मृति की कहानी कहाँ से शुरू होती है। महिमा श्रीदेवी जी एक 6-7 शब्दों में पूरा संपादकीय उन्होंने बयान कर दिया है कि इस केस से स्पष्ट है कि जातीय नफरत फैल रही है। बिल्कुल कम्युनल मामला है वो, बिल्कुल कम्युनल मामला है। महिमा श्रीदेवी जी इससे इत्तेफाक रखती हैं, कहती हैं कि यही ऐसा है, और स्पष्ट है नफरत जाति धर्म के आधार पर कल बदला जाए, ऐसा कैसे हो। अपूर्व भारद्वाज जी फिर कह ही रहे हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही स्मृति जी। उनका सवाल हमने लिया था। एक और टिप्पणी आई है। नवीन जोशी जी कह रहे हैं मुस्लिम नेता लोग चाहते हैं कि उनके समाज की महिलाएं पर्दे में ही रहें, आगे न बढ़े। क्यों चाहते हैं? वो पुरुष प्रधान से है, उनके नेता पुरुष प्रधान समाज चाहते हैं, ये मैंने आशय होगा। बिल्कुल शुरू में जो बात कही थी वो यही कही थी कि वो जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, वो दरअसल दोहरे दबाव में काम कर रही हैं अपने। मतलब एक दबाव जो आप कर रहे हैं, जो गुल्ली बाई और सुल्ली डील जैसे चीजें कर रहे हैं, आप उनको उस तरफ से दबाव डाल रहे हैं, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ये है कि उनकी कम्युनिटी में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि आपको सोशल मीडिया पे, अभी किसी ने कहा सोशल मीडिया पे फोटो डालना
मतलब वो सेफ नहीं है। बहुत सारे लोग, मेरे अपने रिश्तेदार ही कहते हैं कि सोशल मीडिया पर फोटो डालना सेफ नहीं है। पुरुषों के फोटो डालना सेफ है, महिलाओं के फोटो डालना सेफ नहीं है, क्यों? हाँ, आधे आधे पुरुष तो महिलाएं बन बन के फोटो डाल रहे हैं। तो मतलब क्योंकि उन पर्दे में रखने के लिए, वो जब इस तरह की परिस्थितियां होंगी तो क्या किया जाएगा? वो लोग यही कहेंगे ना, मतलब उनका दबाव, उन पर दबाव ये है कि आप सोशल मीडिया से विड्रॉ हो जाइए, आप जो है वो स्पीचलेस हो जाइए, मतलब आप जो कह रही है उस कहने का कोई मतलब नहीं है, आपको चुप रहना चाहिए क्योंकि आपकी बदनामी हो रही है। स्पष्ट शब्दों में वो चाहते हैं कि हम आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, आप अपना अस्तित्व यहाँ मत दिखाइए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल बिल्कुल। कारूलाल जी का सवाल है, नारी विमर्श के इस दौर में जिन महिलाओं को वास्तव में सशक्तिकरण की जरूरत है, उन तक विमर्श और सशक्तिकरण कब तक पहुंचेगा? सशक्त महिलाओं का सशक्तिकरण तो अब फेमिनिज्म में परिवर्तित हो चुका है। देखिए सर, समाज में महिलाएं सशक्त लेयर्स हैं, मतलब ग्रामीण महिलाएं हैं, उनकी वर्किंग महिलाएं हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, ग्रामीण महिलाएं उनकी अपनी समस्याएं, जो घर में रहती है महिलाएं उनकी अपनी समस्याएं। तो महिला सशक्तिकरण कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी एक महिला के पास है और बाकी के पास नहीं है। लगभग सभी महिलाएं जो है वो अपने अपने फ्रंट पर जूझ रही है, एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो महिलाएं असल में सशक्त हैं, वो उन महिलाओं के लिए कर रही है, मतलब एक चीज जो कई सालों से चल रहा है, सोशल मतलब स्फेयर में वो चीज चल रही है कि स्त्री जो है वो स्त्री की प्रतिद्वंदी है, स्त्री स्त्री की दुश्मन है। उसके खिलाफ आप देखिए, सोशल मीडिया पर आप चीजें देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि नहीं, जो चीज अब तक चली आ रही है वो पुरुषों के द्वारा कही गई चीज है। स्त्रियां असल में वो नहीं है जो अब तक पुरुषों ने उनके बारे में मतलब एक छवि जो है वो प्रस्तुत की है। तो स्त्री सशक्तिकरण जैसी चीज जो है वो ऐसा नहीं होगा कि कुछ स्त्री सशक्त है और कुछ स्त्री मतलब जो है अशक्त है, तो उनको अशक्त को ऊपर लाना है। हर एक स्त्री के लिए सशक्तिकरण जो है वो अभी भी एक लक्ष्य है, अभी भी एक चुनौती है। इसी कार्यक्रम में हमने एक कार्यकर्ता को बुलाया था जो पुरुषवादी कार्यकर्ता है, भारद्वाज को, और उन्होंने कहा था कि इस देश में जितने पुरुषों ने पिछले 5 साल में आत्महत्या की है, उसकी केवल 40% महिलाओं ने आत्महत्या की है। पुरुषों की आत्महत्या का रेशियो महिलाओं की आत्महत्या से 2 गुना से भी ज्यादा है। और कई मौके ऐसे आए हैं जब महिलाओं ने अपने कानून, देश के कानूनों का बहुत दुरुपयोग किया। एक ये भी बात उन्होंने बताई कि एक लड़की ने दिल्ली के 7 थानों में एक ही व्यक्ति के खिलाफ, दिल्ली के 7 अलग अलग पुलिस थानों में एक ही व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के झूठे केस लगा दिए और अंत में हाईकोर्ट को उसका संज्ञान लेना पड़ा और उसे रोकना पड़ा। तो कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जहां जिसको मौका मिल रहा है वो दुरुपयोग कर रहा है। और ये शर्मनाक बात है। मुझे लगता है स्त्री और पुरुष, अगर आप बहू में अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय हैं, वो बहुत जेंडर के बारे में रिसर्च करती रहती हैं, लिखती रहती हैं, आर्टिकल लिखती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमेशा जेंडर की बात करते हैं, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जेंडर का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं की बात करें, जेंडर का मतलब है सभी के लिए बराबरी से सम्मान की बात हो, सबको इज्जत मिले। मैं उनकी बात से बड़ा प्रभावित हुआ, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो महिलाकरण, फेमिनिज्म, हम इससे भी आगे बढ़ेंगे क्या कभी? सर फेमिनिज्म, अब जो नया फेमिनिज्म है, जो फोर्थ वेव है फेमिनिज्म की, वो अपनी जो विचार हैं उसमें उन सारे लोगों को जो है वो शामिल कर रही है जो शोषित है। मतलब अब ये नहीं है कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ स्त्री की है, अब वो लड़ाई थर्ड जेंडर की भी है, वो लड़ाई अब जो है दलितों की भी है, वो लड़ाई अब मजदूरों की भी है, वो लड़ाई अल्पसंख्यकों की भी है। वो हर तरह के लोग जो है फोर्थ वेव में, हर तरह के लोग फेमिनिज्म में इंक्लूड हैं। तो ये लड़ाई जो है वो उससे आगे चली गई। नाम जरूर फेमिनिज्म है, क्योंकि
ये एक बिल्कुल तयशुदा बात है। देखिए, यदि दलितों के साथ यदि अत्याचार होता है तो उसमें सबसे पहला निशाना जो है वो दलित स्त्री होती है। जो मैंने जी कहा कि दलित मतलब स्त्री जो है वो दलितों में भी दलित है, तो सबसे पहला निशाना जो वो स्त्री होती है। जब अमृता प्रीतम की एक बात जो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, वो ये कहती है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध लड़ा जाए, स्त्री की छाती पर ही लड़ा जाता है। तो चाहे किसी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, यदि उसकी प्रताड़ना है तो वो स्त्री तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो जो नया फेमिनिज्म है वो उन सारे लोगों को अपने साथ इंक्लूड करके चलता है जो लोग मतलब शोषित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो सत्ता से सताए हुए हैं। देखिए, एक जो विचार है वो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हमको जो सत्ता है उसका जो चरित्र है उसमें बदलाव की जरूरत है। मैं स्त्रीवाद नहीं समझती हूँ, मुझे नहीं पता स्त्रीवाद क्या है, मुझे पितृसत्ता भी समझ नहीं आती। मुझे एक चीज समझ में आती है कि इस पूरी दुनिया में दो वर्ग हैं, एक सत्तासीन और एक सत्ताहीन। तो दुर्भाग्य से स्त्रियां जो है वो उस कैटेगरी में आती है जो सत्ताहीन है। दीपक विभाकर नायक इसी बात को लेकर आगे सवाल पूछ रहे हैं। जब एक लेखिका सोचती है, लिखती है, तब क्या उसकी दृष्टि, मन, मस्तिष्क में लेखक के इतर कोई भी विचार या किरदार या भूमिका होती? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ पा रहा। समाज में चारों ओर होने वाली सभी तरह की घटनाओं को लेकर जब कोई लेखिका सोचती हैं, चारों तरफ जो घट रहा उसे लेकर आप सोचती हैं, तो आपको कोई और किरदार नजर आता है क्या लेखक के अलावा अपनी भूमिका में? देखिए, जो काम मैं सबसे बेहतर कर सकती हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ। नीरव जी पूछ रहे हैं राजेश जी कि इन भटके हुए बच्चों को सही राह पर लाने के लिए शिक्षकों को आगे आना होगा। बिल्कुल, शिक्षकों को ही आगे आना होगा। महिमा श्रीदेवी शुक्ल जी कह रही है, मेरा मानना है कि महिलाओं पर आमतौर पर कम बोला जाता है, कम रिएक्शन आते हैं। राजनीति का कोई खेल हो तो सब दौड़ पड़ते हैं, बोलने वाली महिलाएं तक नहीं बोल रही। आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं ये। आदित्य ठीक है। तायल जी आदित्य तायल जी कह रहे हैं, ऐसे समय में बच्चों के संस्कारों में प्रदूषण के कारण और निदान क्या हो सकता है? क्या केवल पालक ही इसके जिम्मेदार हैं या बाहर का परिवेश और वातावरण जिम्मेदार? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और क्या कारण हो सकते हैं? सब कुल मिलाकर जोड़ है सारी चीजों का। मतलब पेरेंट्स हैं, लेकिन एक चीज जो है वो मोटे तौर पर आप देखिए कि यदि पेरेंट्स जो है वो लिबरल हैं, लिबरल सोच के हैं, तो बच्चों में वो चीज जरूर आएंगी। यदि आपने अपने घर में ही बच्चों को धर्म के बारे में, जाति के बारे में, इन इन चीजों के बारे में बताना शुरू किया है, तो बच्चा जो है वो बाहर बाहर का जो माहौल है वो तो वही है, वो वही सीखेगा। लेकिन यदि आपने घर में अपने बच्चे को इन चीजों से दूर रखा है, इन चीजों की समझ दी है उसको, तो चीजें उतनी खराब नहीं होंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे समाज का, जो इस वक्त का समाज है, आप देखिए कि घरों में उस तरह की चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही है, बताया जा रहा है। मतलब आप प्राइमरी का बच्चा जो है वो ये कहता है कि आप मुस्लिम है इसलिए आप गंदे हैं। तो वो बच्चा कहाँ से सीख कर आया है? उसके पास ना तो व्हाट्सएप है, ना कोई सोशल मीडिया है, उसने सीखा तो अपने पेरेंट्स से ही है। क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के प्रभाव में रहता है, तो यदि पेरेंट्स ये कहें कि ये गलत बात है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, तो हो सकता है वो अपने स्कूल के बच्चों को भी ये बात समझाए कि नहीं, आप ये गलत बात कर रहे हैं। जी, प्रियमवदा रस्तोगी जी हमसे सवाल कर रही है आपसे कि आप वो महिमा शुक्ल की बात से सहमत है, बता रही, लेकिन चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाते हैं, क्या मकसद है? आप जवाब दे सकती हैं इसका। जब जब तक महिलाएं सोशल मतलब सामाजिक जीवन में जब तक महिलाएं नहीं आई थी,
तब तक महिलाएं उस तरह से टारगेट नहीं बनाई जाती थी। देखिए एक चीज जो है वो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पूरा के पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम पुरुषों का बनाया हुआ है। तो वो कैसे बना है और क्यों बना है, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन अभी जो फिलहाल हमें नजर आता है वो ये है कि ये जो पूरा के पूरा सिस्टम है ये पुरुषों का बनाया हुआ है, और इस पुरुषों के बनाए हुए सिस्टम में महिलाएं सेंध लगा रही हैं। तो जब सिस्टम जो है किसी भी तरह से असुविधा होती है सिस्टम को, तो वो सिस्टम रिटेलिएट करता है, वो प्रतिक्रिया देता है। तो ये जो महिलाओं को टारगेट बनाया जाना है, ये वही प्रतिक्रिया है कि वो जो सिस्टम है वो कहीं से दरक रहा है, कहीं से रिपेयर किया जा रहा है, कहीं से उसको उसमें संशोधन किए जा रहे हैं। तो वो जो प्रतिक्रियाएं हैं वो उसी मतलब सेल लगाने की प्रतिक्रिया है, इसलिए महिलाएं जो है वो हर जगह टारगेट होती है। अमिता जी, हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं सब जो दर्शकों ने हमसे जुड़े हैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। राजेश जी कह रहे हैं कि मार्क्स की नई व्याख्या दी है, बधाई आपको। जो कारूलाल जी फिर लिख रहे हैं कि जो पुरुष अपने माता पिता को नाराज कर अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाते, उन्हें पढ़ाते, मदद करते हैं और किसी मंजिल तक पहुंचाते हैं, वे आगे जाकर उन्हीं के हाथों प्रताड़ित होते हैं और फिर उन्हें अपनी संपूर्ण भूमिका पर पश्चाताप होता है। ऐसा क्यों है? यह बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसके लिए अलग से किसी दिन बैठेंगे। और किशन लाल सोमानी जी आपको नमस्कार कह रहे हैं, जगदीश जी नमस्कार कह रहे हैं, संजय जोशी जी का धन्यवाद कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारे विषय से इत्तेफाक रखते हैं। संजय जोशी जी लिख रहे हैं बढ़िया। विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ा ही गंभीर मुद्दा उन्होंने कहा है, हम उस पर फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे। लक्ष्मीकांत जी भी बड़ा गंभीर मुद्दा लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी संस्कृति अधिक सहिष्णु है या पैगंबर पर आधारित। तो मुझे लगता है कि ये अभी हमारे मुद्दे नहीं है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। और महिमा जी श्रीदेवी कह रही हैं कि अमिता जी आपकी मुखरता प्रखरता सही लगी, बधाई। नवीन जोशी की बात से इत्तेफाक रखते हैं। देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी, अनिल कुमार जी हमसे जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सभी लोग जो हमसे जुड़े हैं और हम उनके बारे में बहुत बातचीत नहीं कर पाए, उनका भी शुक्रिया। प्रभा मिश्रा जी कह रही स्मृति ईरानी पर उम्दा टिप्पणी की। विकास जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी निभाने के लिए भी कदम कदम पर अनुमति लेनी होती है महिलाओं को। बहुत गंभीर बात इन्होंने कही और ये बहुत हद तक सही है और पूरी दुनिया में ये बात सही है। मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ये बात भी कही। दूसरों का बुरा करने की चाह, वह बुरा करते करते कब खुद का बुरा कर बैठते समझ में नहीं आता। बिल्कुल लाख टके की बात आपने कही। हाशिम अली जी ने का धन्यवाद। वो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के प्रति सहानुभूति के लिए हम मुस्लिम महिलाओं के प्रति भी हमारी उतनी सहानुभूति होगी जितनी हिंदू महिलाओं के प्रति होगी। हमारे लिए वे सब सम्माननीय हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो। हमें लगता है कि हमें सभी के प्रति हमारे मन में पूरा सम्मान है, श्रद्धा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी अमिता जी और लंबे समय तक हमसे बातें की, हमारे दर्शकों के सवालों का भी जवाब दिया। हम कोशिश करेंगे, आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर फेसबुक पर या लिंक्डइन पर या यूट्यूब पर अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब देना चाहें तो वहां भी आप जवाब दे सकती हैं। हमारा ये प्रोग्राम तीनों प्लेटफॉर्म पर हमेशा बना रहेगा, आप आगे भी देख सकते हैं इनको। और ये प्रसारण आप देख रहे हैं 3 प्लेटफॉर्म पे और आगे भी आप इसे देखते रह सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी नए नए दर्शक हमसे जुड़ते जा रहे हैं, हम क्षमा चाहते हैं भाई, हम और नए दर्शकों के सवालों को नहीं ले पा रहे हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका शुक्रिया। मित्रों, इस कार्यक्रम को खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगर आप YouTube पर हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक या लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो हमारे कार्यक्रम को लाइक कीजिए। हमारे आगे के कार्यक्रमों की सूचना भी आपको लगातार मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और हमारे कार्यक्रम में हमसे